हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि आज हम आपके लिए एक बहुत ही एंटिक टॉपिक कराएंगे। तो देखिए, आज हम आपके सामने उस एंटिक टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। चलिए, अब हम लोग उस एंटिक टॉपिक की बात करते हैं कि वो टॉपिक क्या है। देखिए, जैसा कि नाम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया गया था, उस टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? साइक्लोट्रॉन। और हम लोगों को अब साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। ये जो टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन, असल में वो एक युक्ति होती है बेटा, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम लोग भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर सकते हो। हाँ जी, किनको? भारी धनावेशित कणों को। और क्या कर सकते हैं? त्वरित। अब ये त्वरित करने का मतलब क्या है और भारी धनावेशित कण का मतलब क्या है? देखिए, आवेशित कण प्रकृति में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो धनावेशित और एक ऋणावेशित। धनावेशित वो हैं जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, ड्यूट्रॉन है। ऋणावेशित कण है जैसे इलेक्ट्रॉन। और एक बात याद रखिए, धनावेशित कण हमेशा भारी होता है, यानी धनावेश का द्रव्यमान ऋणावेश से ज्यादा होता है। तो आप एक बात सोचिए कि ये दो आदमी हैं। अब आप सोचिए, ये आदमी भारी है और ये आदमी हल्का है, तो किसको आसानी से गति करवाई जा सकती है? किसको गति करवाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? और कौन त्वरित गति कर सकता है? त्वरित गति का मतलब है कि उसकी चाल लगातार बढ़ती जाए। तो एक नॉर्मल सी बात होगी, कौन आदमी कर सकता है? हल्का आदमी आराम से एक त्वरित गति कर सकता है। त्वरित गति का मतलब है कि उसकी चाल अचानक से हर समय के साथ बढ़ती जाए। लेकिन इस भारी आदमी को त्वरित गति कराने में बहुत परेशानी आएगी। ये आदमी स्वतः त्वरित गति नहीं कर सकता। वैसे ही आपके धनावेशित और ऋणावेशित कणों का होता है। जो ऋणावेशित कण होते हैं वो हल्के होते हैं और जो धनावेशित कण होते हैं वो भारी होते हैं। तो ऋणावेशित कण तो स्वतः भी त्वरित गति कर सकता है, लेकिन जो धनावेशित कण होते हैं जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, वो बच्चों स्वतः त्वरित गति नहीं कर सकते। उनको त्वरित गति स्वतः नहीं कराई जा सकती, इसलिए उनको त्वरित गति कराने के लिए एक उपकरण बनाना पड़ा। और उस उपकरण का नाम है बच्चों साइक्लोट्रॉन। उस उपकरण का नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो असल में साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है? ये जो भारी धनावेशित कण है, उनको त्वरित करना। त्वरित करोगे तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी इनके वेग बढ़ाने के साथ साथ इनकी गतिज ऊर्जा को भी बढ़ाना है। इनके वेग को बढ़ाने के साथ साथ इनकी गतिज ऊर्जा को भी बढ़ाना है। तो किसी भी कण का वेग बढ़ाने के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा को भी बढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों? त्वरित करना। वेग बढ़ाने के साथ साथ गतिज ऊर्जा को भी बढ़ाना क्या कहलाता है? त्वरित करना कहलाता है। और दूसरी बात बेटा, फिर से रिपीट करते हैं कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम भारी धनावेशित कणों को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा धनावेशित कण होते हैं भारी और ऋणावेशित कण होते हैं हल्के। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन धनावेशित कण है, उसका द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तो देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से करीबन 10⁴ गुना ज़्यादा है। अब 10⁴ गुना ज़्यादा है तो ये भारी हुआ, और भारी धनावेशित कण को आसानी से त्वरित गति नहीं करवाई जा सकती। तो उसको त्वरित गति करवाने के लिए एक उपकरण बनाना पड़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग एक भारी धनावेशित कण को त्वरित गति करा सकते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है? अब मैंने कहा था कि साइक्लोट्रॉन कार्य करता है आपके पिछले वाले टॉपिक के दूसरे केस के सिद्धांत पर। दूसरा केस क्या था कि जब भी कोई आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तो उसकी गति का पथ वृत्ताकार होता है। अगर मैं आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दूं तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb था। तो आप लोग अगर उसमें बेटा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो उसका वेग बढ़ेगा, पथ बढ़ेगा, और इस तरह बढ़ते बढ़ते उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हमें बाद में एक उच्च ऊर्जा का त्वरित धनावेशित कण प्राप्त होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी संरचना की।
देखिए बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है, इसकी संरचना क्रियाविधि लिखी हुई है, उसके बाद का काम मैं बोर्ड पर करूंगा नोट्स बनाने के लिए आपके लिए। अब हमें इतना पता चल गया साइक्लोट्रॉन है क्या। तो साइक्लोट्रॉन तो असल में एक युक्ति है जो धनावेशित कणों को, भारी धनावेशित कणों को त्वरित करेगी, उनका वेग बढ़ाएगी, उनकी ऊर्जा बढ़ाएगी। ये भी पता चल गया कि धनावेशित कणों को ही क्यों, क्योंकि वो भारी होते हैं, उनको आसानी से त्वरित नहीं कराया जा सकता। एक हल्का बच्चा बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन एक मोटा बालक बहुत तेज नहीं दौड़ा जा सकता। उसको तो ऐसा कीजिए, ट्रैक्टर के पीछे बांधिए और ट्रैक्टर को दौड़ाइए, फिर देखिए वो ट्रैक्टर के साथ कैसे दौड़ेगा। तो इसलिए उनको किसी युक्ति के साथ दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धांत का पता चल गया। इसका सिद्धांत है कि जब भी कोई एक आवेश को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराए तो आवेश का पथ वृत्ताकार होता है। क्लियर। अब इसकी संरचना तो देखिए, आपके साइक्लोट्रॉन में 2D आकार के पात्र होते हैं बेटा। साइक्लोट्रॉन में 2D आकार के पात्र होते हैं। ये जो दोनों D आकार के पात्र हैं वो अंदर से खोखले हैं, अंदर से खोखले हैं। ये है बेटा आपका D1 और ये है आपका D2। इन्हें डीज कहते हैं। D के आकार का है तो डीज कहते हैं। बेटा इन दोनों को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे हम लोग निवेशी वोल्टता देंगे, यानी V इनपुट, इनपुट वोल्टेज। क्लियर। ये दोनों D आकार के पात्र के ऊपर और नीचे, देखो ये D आकार के पात्र दिख रहे हैं, इसके ऊपर और इन दोनों के नीचे बेटा 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव लगे होते हैं, उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S। ये दोनों D आकार के पात्र हैं, जैसे इस बोर्ड पर ही रखे हुए हों। तो इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर और इस बोर्ड के नीचे बेटा 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लगे होते हैं, जिनके कारण इन पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगता है। जिनके कारण इन पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र लगता है? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इन दोनों के मध्य रिक्त स्थान में एक धनावेश स्रोत रखा होता है बेटा, एक धनावेश स्रोत रखा होता है। अच्छा, ऋणावेश को त्वरित किससे किया जाएगा अगर हम युक्ति से करना चाहेंगे? वो सारी चीजें लास्ट में आएंगी टॉपिक के, इसलिए पेशेंस रखना। अभी हम लोग धनावेश का पढ़ रहे हैं। यहां पर एक धनावेश स्रोत रखा हुआ है। संरचना में ज्यादा कुछ नहीं है। 2D आकार के पात्र हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। इन दोनों के ऊपर और नीचे 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लगे होते हैं, जिनके कारण इन पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगता है। इन दोनों को एक निवेशी वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। क्लियर। तो चलिए इसको एक बार पढ़ देते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन या अल्फा कण को त्वरित कर उच्च ऊर्जा के आवेशों में परिवर्तित किया जा सकता है। सिद्धांत और क्रियाविधि। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब एक आवेश को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराई जाए तो उस वह आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर आवेश का वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं। इसकी संरचना में 2 खोखले D आकार के पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। ठीक है बेटा। इनके ऊपर व नीचे 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव N और S लगे होते हैं। दोनों पात्रों को एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़ दिया जाता है, Vin से। दोनों पात्रों के मध्य रिक्त स्थान में एक धनावेश स्रोत रखा होता है। क्लियर। अब इसकी क्रियाविधि में क्या होगा? तो जो कुछ मैं समझाऊंगा वही सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्रियाविधि सोचिए। सबसे पहले देखो, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र इस पर लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? निवेशी वोल्टता स्रोत से D1 को धनावेशित और D2 को ऋणावेशित कर देंगे। D1 को क्या कर देंगे? धनावेशित। और D2 को क्या कर देंगे? ऋणावेशित। D1 पूरा का पूरा धनावेशित हो गया और D2 कैसा हो गया? ऋणावेशित। अब सोचिए, जैसे ही धनावेश स्रोत से धनावेश को त्यागा जाएगा, जैसे ही धनावेश स्रोत से धनावेश को त्यागा जाएगा तो D1 तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, D1 तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और D2 पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो बताओ, इस यहां से जो धनावेश निकलेगा उस पर D1 के द्वारा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और D2 के द्वारा आकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि D1 धनावेशित है और D2 ऋणावेशित है। D1 के द्वारा लगेगा प्रतिकर्षण बल, D2 के द्वारा लगेगा आकर्षण बल। तो फिर बोलिए ये किसकी ओर गति करेगा? D2 की ओर। D1 से D2 की ओर। लेकिन आप ही बताइए, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो कैसा लग रहा है? लंबवत। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो इसकी गति का पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार। इसकी गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। और वृत्ताकार पथ में गति करते हुए
बेटा ये पुनः रिक्त स्थान में आ जाएगा। दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने निवेशी वोल्टता स्रोत से D1 को धनावेशित और D2 को ऋणावेशित कर दिया। अब चूंकि यहाँ से तो धनावेश ही निकलेगा, धनावेश पर धनावेशित डिब्बे के कारण प्रतिकर्षण बल और ऋणावेशित डिब्बे के कारण आकर्षण बल लगेगा। अब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पहले तो गति करेगा D1 से D2 की ओर, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद में अब सोचिए अगले चरण में, ये तो प्रथम अर्धचक्र हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का। द्वितीय अर्धचक्र में D1 को ऋणावेशित और D2 को धनावेशित कर दिया। D1 को ऋणावेशित और D2 को धनावेशित। अब ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। अब इस धनावेश को ये डिब्बा आकर्षित करेगा और ये डिब्बा प्रतिकर्षित करेगा। पहले ही ये गति कर रहा था, अब इस पर और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहे, तो इसका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप सोचिए साइकिल की दिशा में हवा चलाओ तो आपकी साइकिल की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पीछे से थ्रस्ट लगता है, बल लगता है, तो इसका वेग बढ़ेगा तो इसकी गति का पथ बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा तो इसकी गति का पथ बढ़ जाएगा। तेज गति से चलने वाली गाड़ी को मुड़ने के लिए बड़ा राउंड चाहिए, बड़ा वृत्ताकार पथ चाहिए। वो छोटे से वृत्ताकार पथ में नहीं घूमेगी, उसके फिसलने के चांस रहेंगे। समझ रहे हो? अगर आपको स्पीड वाली गाड़ियों को मोड़ना है हाईवे पर तो मोड़ बड़ा होना चाहिए। वैसे ही जब इस धनावेश का वेग बढ़ेगा, धनावेश पर बल ज़्यादा लगेगा तो ये और अधिक वेग से गति करेगा, तो वेग बढ़ते ही इसकी गति का पथ भी बढ़ जाएगा। अब देखिए आपका धनावेश छूटा यहाँ से, पहले अर्धचक्र में इधर से इधर गया D1 से D2 की ओर, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार पथ पर। अगले अर्धचक्र में D2 से D1 की ओर, फिर से वृत्ताकार पथ में। ठीक है, तो आप ऐसा करो, यही प्रक्रिया बार बार अपनाओ। जब ये प्रक्रिया आप बार बार अपनाओगे तो देखिए इसकी गति का पथ बढ़ता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी जो गति का पथ है, इसकी गति का पथ है बेटा, वो गति का पथ D के आकार का हो जाएगा। किसके आकार का हो जाएगा? पात्र के आकार का। तो पात्र में आगे लगी होती हैं बेटा ऐसे विक्षेपक प्लेटें, विक्षेपक प्लेटें मतलब रुकावट वाली प्लेटें, और ये धनावेश इनसे टकराकर बाहर निकल जाता है। ये धनावेश इनसे टकराकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये प्रक्रिया बार बार अपनाओगे तो कभी D1 से D2 की ओर, कभी D2 से D1 की ओर बल बढ़ता जाएगा, गति का पथ बढ़ता जाएगा, और गति का पथ बढ़ता जाएगा तो बेटा ये लगातार गति करते हुए अपने पथ को चौड़ा करता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी गति का पथ D के आकार का हो जाएगा। तो इस विक्षेपक प्लेट की सहायता से ये धनावेश से विक्षेपक प्लेट से टकराएगा और एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो अब आप सोचिए, ये अब हमें जो बाहर आवेश प्राप्त हो रहा है, अब हमें जो बाहर ये आवेश प्राप्त हो रहा है बेटा, ये क्या है? ये है आपके उच्च ऊर्जा का त्वरित आवेश। अब जो हमें ये प्राप्त होगा बेटा धनावेश, भले ही इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ये उच्च ऊर्जा का त्वरित आवेश है। क्लियर है? अगर ये घुमाने वाला प्रोसीजर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और इसको दोबारा देखो। ठीक है बेटा, ये इसकी क्रियाविधि है। तो देखिए पढ़ देते हैं एक बार। इसकी क्रियाविधि में प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दोनों डीज पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगता है। अब हम प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा डीज को प्रत्यावर्ती वोल्टता देते हैं, जिसके प्रथम अर्धचक्र में पात्र D1 धनावेशित व D2 ऋणावेशित हो जाता है, जिससे स्रोत से मुक्त हुए धनावेश पर D1 से D2 की ओर एक बल लगता है। परंतु लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होने के कारण भारी धनावेश वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए वापस रिक्त स्थान में आ जाता है। गति करते हुए वापस रिक्त स्थान में आया, यानी मैं नोट्सों में भाषा इस तरह यूज करता हूं कि आप एक बार समझकर भाषा भी पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा टॉपिक। चलिए अब हम द्वितीय अर्धचक्र में दूसरी बार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत द्वारा D1 को ऋणावेशित व D2 को धनावेशित कर देते हैं, जिससे धनावेश पर D2 से D1 की ओर बल लगता है, जिससे आवेश का वेग एवं पथ की त्रिज्या दोनों बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है, जिससे धनावेश की ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब धनावेश का पथ डीज के आकार का होता है तो धनावेश को विक्षेपक प्लेट की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी भी क्या जाना है? आपके साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है? भारी धनावेशित कणों को त्वरित करना, उनका वेग बढ़ाना, ऊर्जा बढ़ाना। दूसरी बात, सिद्धांत क्या है? जब कोई आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे, पथ वृत्ताकार बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों ने संरचना देख ली, दो डी आकार के पात्र, एक धनावेश स्रोत, एक निवेशी वोल्टता स्रोत।
टी पात्रों के ऊपर प्रबल चुंबकीय ध्रुव N, नीचे प्रबल चुंबकीय ध्रुव S, ताकि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लग सके। क्रियाविधि देखी, पहले D1 को प्लस D2 को माइनस, तो धनावेश D1 से D2 की ओर जाएगा, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्ताकार पथ पर आएगा। जैसे रिक्त स्थान में आएगा फिर D1 को माइनस और D2 को प्लस कर देंगे, फिर ये D2 से D1 की ओर आएगा और बल बढ़ने के कारण इसका पथ भी बढ़ जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार अपनाई जाएगी, इसका पथ बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी और इसको बाद में विक्षेपक प्लेट की सहायता से बाहर निकाल लिया जाएगा। क्लियर है? तो अब आप लोगों को ये यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है ताकि मैं आगे इसको लिख सकूँ, आगे इस पर काम कर सकूँ। तो फटाफट से चलिए नोट करना शुरू कीजिए। अब हम बच्चों आगे काम करने वाले हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए और बेटा आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ते जाना है सभी से, पूरे सिलेबस को ढंग से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। आप अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट में बता ही सकते हैं। वैसे आज तक ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि बच्चों ने क्वेरीज हमसे पूछी हैं, फिर भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। अब सोचिए, जब आपका आवेश त्वरित तो हो गया, लेकिन इसकी पथ की त्रिज्या क्या होगी, इसका वेग क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो देखिए, तो आपके आवेश को वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अब आपको समझ में बिल्कुल सीधा आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आप बस दूसरा केस याद कर लीजिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति का दूसरा केस। अब आपको पता है कि जब आवेश वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और वो अभिकेंद्रीय बल बोलो बेटा कहाँ से मिलेगा? चुंबकीय बल से। कहाँ से मिलेगा? चुंबकीय बल से। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला mv²/r और चुंबकीय बल का फॉर्मूला qvb sin थीटा। अब आपको क्या काम करना है, दिमाग लगाइए। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है लंबवत, यहां चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो थीटा 90 डिग्री, तो फिर बोलिए बेटा mv²/r बराबर qvb sin 90, mv²/r qvb sin 90। तो mv²/r बराबर qvb, एक v से एक v कट गया, तो फिर यहाँ से बेटा v क्या निकलेगा? qbr/m। तो आप बताइए बेटा, आपका जो त्वरित आवेश है उस त्वरित आवेश का वेग क्या निकला? बेटा वो त्वरित होगा कितने वेग से? qbr/m। ठीक है, वह पथ की त्रिज्या, त्वरित आवेश जब त्वरित हो जाएगा तो उस पथ की त्रिज्या क्या होगी? पथ की त्रिज्या r निकालनी है बेटा, r को इधर ले जाओ, qb को इधर, तो बोलिए mv/qb। कोई फॉर्मूले में चेंज तो नहीं आ रहा? जो केस सेकंड के फॉर्मूले थे सेम रहेंगे। तथा त्वरित आवेश की ऊर्जा, जिस काम के लिए हम लोगों ने पूरा इतना काम किया है कि जो आवेश त्वरित हो रहा है उसकी कितनी ऊर्जा बढ़ेगी, तो उस ऊर्जा को हम लोग निकालेंगे। तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। v का मान qbr/m है, वर्ग करना है तो q²b²r²/m²। तो फिर बोलिए त्वरित आवेश की ऊर्जा क्या निकली? q²b²r²/2m, q²b²r²/2m। क्लियर है? तो बेटा ये जब आवेश त्वरित होगा तो त्वरित आवेश के क्या निकली बेटा? वेग निकल आया, पथ की त्रिज्या निकल आई, अधिकतम पथ की त्रिज्या, और बेटा उसकी अधिकतम ऊर्जा। अब बात है बेटा कि वो एक चक्कर को कितने समय में लगाएगा। तो देखिए साइक्लोट्रॉन में गतिशील आवेश द्वारा एक
पथ को पूरा करने में लगा समय, यानी आवर्तकाल। अब आप लोगों को आवर्तकाल ज्ञात करना है बेटा, तो आप ही बताइए आवर्तकाल t बराबर, आवर्तकाल तो समय है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। डीज में आवेश चल रहा है वृत्ताकार पथ पर, तो वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर, और बेटा चाल तो उसकी v है, चाल क्या है उसकी v। तो आप ऐसा करिए v का मान रखिए यहाँ से उठाकर, तो फिर बेटा 2 पाई r, v का मान है क्यू बी आर अपॉन एम, लेकिन v नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो m बटे क्यू बी आर, r से r कट गया, तो t बराबर क्या निकला, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो देखिए साइक्लोट्रॉन में, अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं मैं, व साइक्लोट्रॉन में त्वरित आवेश, साइक्लोट्रॉन में त्वरित आवेश एकांक समय में, एकांक समय में जितने चक्कर लगाता है, जितने चक्कर लगाता है उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, उसको कहेंगे साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। भाई साइक्लोट्रॉन में भी एक आवृत्ति होगी, यानी प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाएगा त्वरित आवेश, तो उसको साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। तो अतः आप बताइए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, तो n बराबर ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, क्यू 2 पाई एम बटे क्यू बी, तो ये उल्टा हो गया क्यू बी बटे 2 पाई एम, क्यू बी बटे 2 पाई एम। तो पिछले केस नंबर सेकंड के फॉर्मूले और इस साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, आपने केस नंबर सेकंड को ढंग से पढ़ लिया था तो साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले हो गए, क्लियर है। बस अंतर इतना है, वहां पर इसको आवृत्ति कहते थे और यहाँ पर कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों को इन्हें नोट करना है ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े, एक थोड़ा सा काम बचा हुआ है करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फटाफट से लिखिए, लिखने में जितना जल्दी हो सके, हालांकि मैं तो खैर आप लोगों को वीडियो पॉज करने के लिए कहता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक युक्ति है, एक उपकरण है, एक मशीन है। तो मशीन की कोई ना कोई लिमिट भी होती है भाई, प्रत्येक मशीन एक लिमिट में कार्य कर सकती है कि भाई इससे ज़्यादा कार्य लोगे तो ये काम नहीं करेगी। हर मशीन की एक लिमिट होती है, एक पावर सप्लाई होती है, तो हर मशीन की लिमिट होती है। तो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्यों नहीं होंगी, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, इसकी क्या क्या बाउंडेशंस हैं। सबसे पहली बाउंडेशन है बेटा, यह है केवल भारी धनावेशित कणों को त्वरित करता है, हल्के धनावेशित कणों व ऋणावेशों, हल्के धनावेशित कणों व ऋणावेशों को त्वरित नहीं कर सकता। एक बात याद रखिए कि साइक्लोट्रॉन जो होगा वो केवल और केवल उन्हीं कणों को त्वरित कर पाएगा जो भारी हैं और धनावेशित हैं। पता है हल्के कणों को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उनका द्रव्यमान निर्भर करता है सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, 1 - v²/c²। अब अगर उनकी वेलोसिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो उनका द्रव्यमान कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। एक इतना भारी कण है
तो जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो द्रव्यमान तो उसका भी कम महसूस होगा। मान लो इसका द्रव्यमान महसूस हो रहा है इतने कण जैसा, लेकिन जो कण ही इतना सा है, अगर उसकी वेलोसिटी को आप लोगों ने बढ़ा दिया तो द्रव्यमान तो घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं, और जब द्रव्यमान घटेगा तो ये तो बिल्कुल विलुप्ति हो जाएगा ना। इतना बड़ा कण का जब वेलोसिटी बढ़ने पर द्रव्यमान घटेगा तो मान लो ये इस कण की तरह व्यवहार कर रहा है, एक हल्के कण की तरह, लेकिन जो कण खुद ही हल्का है तो उसका क्या होगा मेरे लालाओ? उसका ये होगा कि वो कण क्या हो जाएगा, लगभग विलुप्त प्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त प्राय। वो हमें कहीं दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कहाँ है, और हो सकता है कि वो डीज के पात्र की दीवारों से टकराकर भी नष्ट हो जाए। समझ गए? आप सोचिए, आपने अंतरिक्ष से ना एक छोटे से पत्थर को छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या वो जमीन पे आगे टकराएगा? बिल्कुल नहीं टकराएगा। और एक ऐसा करो, एक जेट विमान को, उसको कार्गो प्लेन को छोड़ दो, तो हो सकता है कार्गो प्लेन का कोई छोटा मोटा टुकड़ा बचकर जमीन से आ टकराए। वही वाली बात है कि बाहरी कण का जब उच्च वेग से गति करता है तो उसका द्रव्यमान कम महसूस होता है, तो हो सकता है वो छोटे कण की तरह व्यवहार करे, लेकिन जो कण खुद छोटा है वो तो बिल्कुल विलुप्त प्राय हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इससे हल्के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता, और ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले ही खुद हल्के होते हैं। तो ऋणावेशित कणों को त्वरित किनसे किया जाएगा? ऋणावेशों को त्वरित, ऋणावेशों को त्वरित बेटा बीटाट्रॉन से किया जाता है। किससे करते हैं? याद रखोगे ना, हम आप लोगों को धनावेशों को, वो भी भारी धनावेशों को त्वरित करना है तो साइक्लोट्रॉन, लेकिन अगर ऋणावेशों को त्वरित करना है, किनको? ऋणावेशों को, तो क्या नाम है? बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन कौन है? बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन धनावेशों के लिए साइक्लोट्रॉन। क्लियर? उसके बाद में तीसरा यह है उदासीन कणों। अब उदासीन कण है ऐसा तो बेचारा ये एक ही है हमारी फिजिक्स की दुनिया का मारा, जो ना इधर का है और ना उधर का है। हमारी फिजिक्स की दुनिया का मारा कहते हैं इसको, बेचारा कहते हैं। हम एक पार्टिकल ऐसा होता है, देखो परमाणु में 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव में कौन है? प्रोटॉन। न्यूट्रल, नेगेटिव में कौन है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल में कौन है बेचारा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को बेचारा कहते हैं फिजिक्स में, परमाणु का बेचारा। ठीक है, ये बेचारा ना इधर का है ना उधर का है, बेचारा न्यूट्रॉन। उदासीन कणों, ये इनको भी त्वरित नहीं कर सकता, को त्वरित नहीं कर सकता। क्लियर है? यहां तक तो साइक्लोट्रॉन की 3 ही बाउंडेशन से ये केवल एक लाइन में समझ लीजिए, ये केवल और केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित कर सकता है और किसी को नहीं। क्लियर? अब साइक्लोट्रॉन के उपयोग, साइक्लोट्रॉन के उपयोग, सबसे पहला उच्च ऊर्जा का पूरा काम किया है, वही उपयोग है। एक तो उच्च ऊर्जा का त्वरित आवेश, उच्च ऊर्जा का त्वरित आवेश उत्पन्न करने में। सबसे पहला कौन है? उच्च ऊर्जा का त्वरित आवेश उत्पन्न करने में। और 2 आपको याद रखने हैं, साइक्लोट्रॉन का उपयोग है ठोसों के गुण सुधार में। ठोसों के किसमें? गुण सुधार में। और एक उपयोग और है, ये उपयोग आप आगे 14वें चैप्टर में समझोगे, 14वें नहीं 15वें में, नाभिक वाले पाठ में। इसका काम है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में, क्योंकि इसके द्वारा ना अल्फा कणों की बमबारी कर दी जाती है किसी भी परमाणु पर। कोई भी यौगिक हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके परमाणुओं पर, अणुओं पर ना भारी धनावेशित कणों की बमबारी करा दी जाती है, जिससे में रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होता है। वो प्रक्रिया, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहां पर आकर आपका साइक्लोट्रॉन समाप्त हो जाता है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन यहां पर समाप्त है। आपको इसे ढंग से पढ़ना है, बहुत ईजी है। केवल निर्माण, क्रियाविधि और वो सिद्धांत वगैरह वही पढ़ने, क्योंकि बाकी सब तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, फॉर्मूले वगैरह निकालना तो पढ़ रखा है, उसको भी ढंग से समझना है।
एक बार में क्लियर हो जाएगा। और एक ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो ये साइक्लोट्रॉन की सीमाएं हो गई, ये साइक्लोट्रॉन के उपयोग हो गए। अब हम न्यूमेरिकल करा देते हैं तो ये हमारा टॉपिक परमानेंट क्लियर हो जाएगा। लिखना तो था ये भी, अब मैंने तो मिटा दिया। अब आप कैसे लिखोगे? मैंने तो मिटा दिया, आप लिखोगे, वीडियो को पीछे ले जाओगे, पीछे ले जाकर पॉज करोगे, घटा घट लिख डालोगे, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7.11 क्या क्या दे रखा है? साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है बेटा, इसकी दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज दे रखी है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? जबकि डीज की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा भी परिकलित कीजिए। आपको ज्ञात करना है, दोलित्र आवृत्ति दे रखी है, आपको अच्छी तरह पता है आवृत्ति n बराबर क्या होता है। उसका फॉर्मूला आप लोगों को अभी अभी बताया है, QB/2πm। आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो 2πm n/q। क्या करना है? 2 पाई का मान 3.14, m कौन है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -27। देखते ही हो रहा है, सीधा फॉर्मूला लग रहा है। और n का मान क्या है? आपके 60 मेगाहर्ट्ज। तो इसके लिए आप लोगों को क्या कर लेना है? 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इसके बाद में आवेश q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। क्लियर है बच्चों? अरे वो 10 मेगाहर्ट्ज है बेटा आवृत्ति, तो जब आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है तो ये आ जाएगा बेटा 10, और मेगा को बदलने के लिए ये इसमें गुणा होगा 10 की पावर 6 का, 10 की पावर 6 का। तो केवल फॉर्मूले में मान रख दिया हम लोगों ने। और क्या पूछ रहा है? और वो पूछ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए पहले वेग निकालना है, और वेग क्या है? QBr/m। फिर निकालनी है गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv²। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, Q²B²R²/2m। देखते हैं क्या क्या है आपके पास। आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहां से निकालोगे कैलकुलेट करके। पथ की त्रिज्या R दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो 6 गुणा 10 की पावर -1 मीटर बटे 2m। और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान है बेटा आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -27। मान रखोगे, कैलकुलेट करोगे। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल अपने हाथ से कैलकुलेट करोगे, न्यूमेरिकल उतने इजी हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इस पर एक आध न्यूमेरिकल और दे रखा है। दे रखा है बच्चों, एक न्यूमेरिकल और है किताब के पीछे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कहता है 13? एक साइक्लोट्रॉन के डेक की त्रिज्या 0.5 मीटर है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है 1.7 टेस्ला का। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला Q²B²R²/2m। क्या क्या है आपके पास? B है और R है। तुम्हारे पास क्या है? B है और R है। और मेरे पास क्या है? मेरे पास है बेटा Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और M का मान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की पावर -27। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? ये सारे मान रखने हैं, ये सारे मान फॉर्मूले में रखने हैं, और रख के इनका कैलकुलेट करके उत्तर निकालना है। और उत्तर निकाल के आराम से एक गहरी नींद लेके सो जाना है। तो चलिए बच्चों, आज का काम आपका समाप्त होता है। यहाँ पे आराम से साइक्लोट्रॉन को ढंग से पढ़ो, समझो, दोबारा पढ़ के देखो, रिवीजन करो, नोट्स पढ़ो, और आराम से क्लियर करके रखो। क्योंकि कल वाला जो टॉपिक है उस वाले टॉपिक में आपको पिछले टॉपिकों की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है।
कल मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको एक इतना अच्छा फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा कि आप लोग खुश हो जाओगे कि सर आपने कितना अच्छा फॉर्मूला निकाला है। इससे तो अब हमें और मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पिछला जितना सब कुछ पढ़ा है सब आपको पढ़ना है, सब रिवाइज करके रखना है। तो कल के लिए तैयार हो जाओ रिवीजन करके। कल मिलते हैं बढ़िया तरीके से हमारे अगले बहुत ही अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को और बहुत ही आकर्षक टॉपिक को लेकर। तब तक हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।